अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में मैक्रो इकनॉमिक अगर सिचुएशन देखें तो एक चीज़ जिसमें बेहतरी नज़र आती है कि डिफ़ॉल्ट का बहुत तस्करा होता था। अब वो डिफ़ॉल्ट जो रिस्क है वो पाकिस्तान का वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया। लेकिन इसी अरसे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करना शुरू कर दिया। अब ये एक अजीबोगरीब अलमिया है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो गया, पाकिस्तानियों ने रिमिटेंसेस बहुत भेजी हैं जिससे रिज़र्व्स की पोजीशन भी आपकी कदरे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही, सरमायाकारी भी नहीं हो रही और जो इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही थी पाकिस्तान में कारोबार अपना बंद करना शुरू कर दिया। कारोबार बंद करने वाली कंपनियों के नामों की फहरिस्त पढ़ना शुरू करें तो जो लेटेस्ट है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, और उससे पहले अगर नाम पढ़ें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट है जिसने पाकिस्तान में काम बंद किया, पाकिस्तान से उबर ने काम बंद करना शुरू किया, सिमेंस ने बंद किया, शेल ने पाकिस्तान से बंद किया, टोटल, टेलीनोर, इसी तरह आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर साइनोफी है, फाइज़र है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चली गई। वजह क्या हुई? बहुत सारी कंपनीज़ ने इसकी रीज़न ये बताई कि हम इंटरनेशनली अपना बिज़नेस रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उस रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में या अपना बिज़नेस का जो फोकस है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये पाकिस्तान में हमारा कारोबार समेटना ज़रूरी हो गया था। लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसकी अगर आप डिटेल्स पढ़ें तो पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म करना इज़ अ साइन ऑफ वरी, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी के नतीजे में उनकी ढेरों प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, और पाकिस्तान में भी पूरी मार्केट उन्होंने काफ़ी अरसे से कैप्चर की हुई थी। वो अगर कहें कि हम कारोबार बंद करके जा रहे हैं तो बात समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा कि यहाँ से प्रॉफिट रिपैट्रिएशन एक इशू है, क्योंकि 2-3 सालों से पाकिस्तान एक ऐसे चक्कर में, एक ऐसे गिरदार में फंसा हुआ है कि जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उस प्रॉफिट को यहाँ से लेकर बाहर जाना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है पाकिस्तान में बहुत ऊपर है। बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर गुल अहमद, उनका जो गारमेंट्स का एक पूरा डिपार्टमेंट है, उन्होंने शट डाउन करने का ऐलान किया। गुल अहमद अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर, जो 2-4 का नाम लेंगे तो उसमें से एक गुल अहमद है। तो गुल अहमद अगर ये कह रहा है तो उसकी वजह ये बयान करता है कि यहाँ से कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा है, जिसमें बिजली की कीमतें सर फहरिस्त हैं। अगर आप प्रॉफिट कंपनीज़ के ऊपर लगाएं तो उसके ऊपर जो टैक्स की शरह है, टैक्स की शरह को 49% तक चली जाती है। बहुत सारे और मसाइल भी हैं, मल्टीपल टैक्सेशन के लिए एजेंसीज आती हैं, वो तंग करती हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक ऐसा नाम सामने आ रहा है? तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मान शख्सियात हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन है फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के भी। बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वज़ीर मुमलकत हैं ख़जाना के और रेलवे के। आरिफ हबीब साहब हैं, मारूफ बिजनेसमैन है, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मांडवी वाला साहब, पहले आप बता दीजिए, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैंने तज़किरा किया, ये आम तौर पर किसी मुल्कों में इनको सक्सेस स्टोरी के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारे मुल्क में कंपनियां काम करी, यहाँ एमएनसीज एक के बाद एक छोड़ के जाना शुरू होगी। क्या वजह क्या हुई है? देखिए ये चीज़ें एकदम नहीं होती। इनकी जो वजूहत हैं वो काफ़ी अरसे से ये कंसर्न्स अपना शो करती हैं कि हमें ये जो आपने मसाइल बयान किए कि प्रॉफिट रेमिटेंस तो चलें एक टेम्प्रेरी इशू होता है, बट मेजर इशू जो है ना इन कंपनीज़ को इज़ टैक्स। और हमने अब सुपर टैक्स काफ़ी साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले लगाया था, 5 साल पहले, 6 साल, जब भी लगाया था फर्स्ट टाइम, वो लगाया था कि जी हम 1 साल के लिए लगाएंगे। आज 5-6 साल गुजर गए, पता नहीं कितने गुजर गए, वो सुपर टैक्स कभी ख़त्म नहीं हुआ। टैक्सेशन इज़ अ मेजर इशू in Pakistan right now for all companies, not only foreign but even local companies। ये गुल अहमद की जो आपने बात की, उनको मैं बड़ी क्लोजली जानता हूँ, फैमिली को मेरे बड़े क्लोज हैं। तो वो देखें, हर बिजनेस हैज़ टू लुक एट दी बॉटम लाइन। जब बॉटम लाइन उनकी नेग्लिजिबल हो जाती है तो उस बिज़नेस का इंटरेस्ट ख़त्म होना चाहिए। एवरी बिजनेस इज़ देयर टू मेक प्रॉफिट। अगर उसको प्रॉफिट नज़र नहीं आता तो वो कहता है कि यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो आई रादर। तो गुल अहमद ने क्या किया, उन्होंने भी टेक्सटाइल, अच्छा उनके साथ मल्टीपल कॉस्ट थे, उनके साथ टैक्स इशू था, एनर्जी कॉस्ट थी, रिटेल पे उनकी आपने टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, हर तरीके से। तो वो इंटरेस्ट रेट भी हमारे यहाँ रीजन में सबसे चलो इंटरेस्ट रेट तो अगेन टेम्परेरी था ना, कम हो गया, आधा हो गया, बट स्टिल वी आर ऑन द हायर साइड, वी आर ऑन द हायर साइड। मगर वो एटलीस्ट 22-23% से तो इंटरेस्ट नीचे आ गया। मगर कंपनीज जो
और कई कंपनीज वाकई में रिस्ट्रक्चर कर रही होती हैं, वो कुछ कंट्री से एग्जिट करती हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से एग्जिट नहीं करती, कहीं से एग्जिट करती हैं, बट मेन रीज़न यही होता है कि दे डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ इन दैट बिजनेस टू मेक मनी। तो बेसिकली बिजनेस डिसीजंस हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, वो बिज़नेस को सूट नहीं करती। और वो एग्जिट ऐसे नहीं कर रहे, फार्मास्यूटिकल्स लाइन से एग्जिट कर गई क्योंकि उनको रेट्स नहीं मिलते। उनके फार्मास्यूटिकल में एक पॉलिसी है जो उन कंपनीज की यहाँ एग्जिस्टेंस को लाजमी तौर पर किल करेगी, क्योंकि आप ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो कोई एमएनसी तो चले हर मुल्क में कंट्रोल होता है, मगर आपने उनको इतना कंट्रोल किया कि दे फेल्ट कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन पाकिस्तान, लेट्स गो समवेयर एल्स वेयर वी कैन डू बेटर। ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी, माइनिंग में भी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में छोड़ के गए, और फार्मास्यूटिकल में तो लाइन की लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने। चैलेंज इस वक्त जो है ना पाकिस्तान को, वो है टैक्सेशन एंड एनर्जी कॉस्ट, दो मुझे मेजर, बाकी आर टेम्प्रेरी। इंटरेस्ट रेट, फॉरेन रेमिटेंस पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक, मगर ये जो दो बेसिक चैलेंज हैं ये लोकल को भी हैं और फॉरेन को भी। बिलाल साहब आप क्या फरमाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए कंटेक्स्ट में जब आई जस्ट ऐड टू वो जो अभी सलीम मांडीवाल साहब ने बात की, देखिए दो बातें जी। एक तो थोड़ा सा हम कंटेक्चुअलाइज कर लें कि अब आप एक तो ओवरऑल मुआशी इम्प्रूवमेंट पिछले साल डेढ़ में आई है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन हुई है, और जिसकी तस्दीक या सिर्फ हम दावा नहीं कर रहे कि इंटरनेशनली भी, चाहे वो रेटिंग्स एजेंसीज के अपग्रेड्स की सूरत में है, तीनों रेटिंग्स एजेंसीज वी आर स्टिल बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हम बेहतर हो गए लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे नहीं तो है। मैंने भी इसलिए बेहतरी का दावा, हरगिज़ भी देखिए कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मसाइल ख़त्म हो गए, ये चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस रिमेन एंड वी हैव टू डील विद देम, बट वी आर ऑन द राइट पाथ, ऑन राइट डायरेक्शन। और इसी तरह देखिए हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हमने पिछले साल किया, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश अभी आगे है, सफ़र काफ़ी बाकी है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन जर्नी में हम पहले इस मौके पर पहले भी आए हैं। चैलेंज ये है कि अगले 2-2.5 सालों में हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाएं कि हम उस अपने आप को आइंदा हमें IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े जब 4-5% से ज़्यादा हम ग्रोथ करें। अभी जो आपने बात की, देखिए जो बात सलीम मांडीवाला साहब ने की ना जी, कि कुछ बिजनेसेस की अपनी बिजनेस डिसीजंस, कभी वो किसी रीजन को एग्जिट करते हैं, कभी वो किसी प्रोडक्ट को एग्जिट करते हैं, एक वो फैक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह अब एक कंपनी है जिसका जिक्र हुआ, तो मैंने एक एनालिसिस ये भी देखा कि एक वजह ये बनी कि जो हमारे लोकल कंपेटिटर हैं, they comparatively became stronger in terms of and took market share, and then that's not always a bad thing। मगर देखिए यकीनन हम FDI अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जहाँ पर कुछ बिजनेसेस की एग्जिट की बात हुई तो मैं 5-6 आपके सामने नेम कर सकता हूँ जो इसी दौर के अंदर भी है, तो ये आने जाने का सिलसिला भी रहता है। मैं आपको रिसेंट एक मिसाल देता हूँ, मशरक बैंक ने अपना डिजिटल बैंकिंग लॉन्च किया, वज़ीर आज़म साहब ने उसका 2 हफ्ते पहले इफ्तिताह किया, और मैं उनके जो चेयरमैन हैं अब्दुल अजीज़ अल गुरैर, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने 2-3 बातें की, बल्कि उन्होंने और इसके अलावा कौन सी कंपनी? देखिए इसके अलावा जी आपके पास आरामको है, BYD है, गनवर है, वाफ़ी है, तो ये भी मिसालें मौजूद हैं। और मशरक डिजिटल की मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ जो कि खुशाइन है। उन्होंने कहा कि जी हमें कॉन्सेप्ट से ऑपरेशंस तक 12 माह से कम लगे, और उसमें उन्होंने इसमें स्टेट बैंक को अप्रीशिएट किया। उन्होंने कहा जी और ममालिक में हमें कभी कभी 5-5 साल लग जाते हैं, हमें यहाँ पे काफ़ी ये रेड टेपिज्म का, रेगुलेटरी चैलेंजेस की बातें आती हैं, तो ये इस हवाले से खुशाइन थी। दूसरी उन्होंने ये कहा कि जितना भी उन्होंने ये अपना टेक स्टैक था जो डिजिटल बैंकिंग की उन्होंने सारे डेवलप किया, वो सारा पाकिस्तान में डेवलप हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपना जो कॉर्पोरेट मिडिल ऑफिस है, जो रिस्क कंप्लायंस और टेक ऑपरेशंस है ग्लोबली, वो भी उन्होंने पाकिस्तान मूव कर दिए। 450 अफराद उन्होंने उस मद में यहाँ पर हायर किए। तो इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं। बाकर जो बात मांडीवाला साहब ने की, देखिए हम टैक्स टू GDP रेशियो में बेहतरी लेकर आए हैं, हमने IPPs के साथ नेगोशिएट किया, सर्कुलर डेट का एक रिडक्शन पाथ बनाया, नरखों में भी थोड़ी कमी आई, मगर टैक्स रेट्स आज भी हाई हैं, एनर्जी कॉस्ट्स आज भी हाई हैं, और इसको हमने मज़ीद कम करना है। और जब हम जब टैक्स नेट को वाइडन या डीपन करने की बात करते हैं, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि जब आपकी बेस इतनी ब्रॉड होगी और इतनी डीप होगी तो हम इन टैक्स रेट्स में कमी भी ला सकें, और अपनी जो हमने फिजिकल कंसोलिडेशन की है, बेहतरी लाई है, इसको भी बरकरार रख सकें। इसको हम ये बिल्कुल हम जानते हैं कि ये हाई हैं, अभी तक जो मोमेंटम आपने देखा है, ये मजीद इसी राह पर हम चलते रहेंगे तो हम इनमें कमी और बेहतरी ला सकेंगे। जी आरिफ हबीब सर, जो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, वो मुझे लगता है बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, स्टॉक मार्केट किसी और सेंटिमेंट्स का इजहार कर रहा होता है। पाकिस्तान में करंट अकाउंट सरप्लस को एक अचीवमेंट के तौर पर बताया जाता है, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस तरीके से हमने इसको अचीव किया है, हमने इंपोर्ट कंप्रेशन करके
और हर उस चीज़ की डिमांड को मैनेज करके प्रॉफिट रिपेट्रिएशन को रोके, जिसकी वजह से ये कंपनियां गई हैं, उससे हमने करंट अकाउंट सरप्लस को अचीव किया, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर एनी कंट्री। तो हम इकॉनमी को देखें तो वो कुछ हमें पॉजिटिव डायरेक्शन उतनी नज़र नहीं आती। जीडीपी 2-3 सालों से 2-2.5-2.5% की शरह से आपका ऊपर जा रहा है, पॉपुलेशन आपकी 3% से ग्रो कर रही होती है। तो स्टॉक मार्केट क्यों क्यों पर लगे हुए सर, उड़ती जा रही है? स्टॉक मार्केट एक्चुअली पहले मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी और वो वैल्यू को कैचअप कर रही है। आपको पता होगा कि जब 2014-15 के अंदर जो है वो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन क्रॉस कर गया था और वो 100 बिलियन डॉलर्स की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो गिर के जब हम 40,000 या उससे नीचे थे तो वो 22 बिलियन डॉलर पे आ गया था। अब ये जाके कोई 80 बिलियन डॉलर्स जो है के करीब पहुंचा। इतनी हमारा डिवैल्यूएशन जो हो गई थी और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं चूंकि उनकी सारी जो है हिस्टोरिकल जो है उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो पर्टिकुलरली जो इतना हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट वगैरह जो बढ़े थे उसके बैंक्स जो है वो बहुत बेनिफिशियरी रहे थे। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे बैंक्स का है और उसकी शेयर की प्राइस में आप इंप्रूवमेंट देखते हैं उसकी वजह से है। फिर जो है वो 2-3 ईएनपी सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, दे आर डूइंग वेल, तो उसको जो है वो मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर जब मार्केट परफॉर्म करती है तो फिर नए इन्वेस्टर्स मार्केट में जो है वो दिलचस्पी लेते हैं और जब वो दिलचस्पी लेते हैं तो जब मार्केट डाउन होती है तो लोग उसकी कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह खोल के देखते नहीं है। लेकिन आरिफ साहब, अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप कह रहे हैं कि अभी 80 बिलियन डॉलर्स पे है, अभी भी वो 100 बिलियन का लेवल अचीव नहीं कर सकी जो आज से हमने 6-7 साल पहले अचीव किया था। अभी भी हम उससे नीचे हैं। अभी तक जो है वो नहीं कर सका है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं और पर्टिकुलरली जो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से और पर्टिकुलरली हम जो आईएमएफ प्रोग्राम देखें, आईएमएफ का प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल रहा है। जब से हमने उनको फॉलो करना शुरू किया है उस वक्त से ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव हुए। यस, आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किलात थी क्योंकि सारा एक तो ये कि इन्फ्लेशन को बेयर करना पड़ा, दूसरा ये है कि सारी जो सब्सिडीज गवर्नमेंट की थी वो उनको विड्रॉ करनी पड़ी, तो वो बर्डन जो है उस पर। लेकिन असल बात जो है ना, वो जो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें मैं ये सलीम मांडीवाला साहब की बात से अग्री करता हूँ कि दो बड़े फैक्टर हैं। कियानी साहब ने भी जो है वो बात की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई है और वो एनर्जी की प्राइस की वजह से है कि हाई एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो है। फिर दूसरा ये कि हाई टैक्स रेट्स हैं। ये तो आप रीजन में अगर कोई भी कंपेयर करेगा तो आप नदीम साहब कोई भी होगा ना इन्वेस्टर तो वो ये देखेगा कि भाई मैं किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूं, तो सबसे पहले वो देखेगा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है। तो यहाँ इसकी वजह से वो हाई है जो कि गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है। उस पर उन्होंने जो है वो बातें की हैं और वो कहते हैं कि हम जल्द करेंगे, लेकिन इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ये सुपर टैक्स जो है वो खत्म कर देंगे या कम। और मिनिस्टर्स ने भी ये वादा किया था कि हमें कुछ भी जो है वो स्पेस मिलेगा तो हम इसको कम करेंगे। फिर उन्होंने एक बहुत ही जो है वो 0.5% का एक ब्रैकेट में जो है वो सुपर टैक्स कम किया। तो उसमें जो है वो इस दफा कह सकते थे कि उन्होंने जो बजट डेफिसिट है जो 8% था 2 साल पहले, अब उन्होंने 3.9% बजट डेफिसिट बजट के उसको कुछ हायर कर देते और ये रेट ठीक कर देते, या एटलीस्ट मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप ये कह दें कि अब जो नई कंपनीज बनेंगी, नई कंपनीज, नई इन्वेस्टमेंट होगी उस पर सुपर टैक्स नहीं होगा, तो 2-3-4 साल के बाद उसका टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो कम से कम इस किस्म की चीज तो सिग्नल जाए ना नए इन्वेस्टमेंट के। तो नए इन्वेस्टमेंट की अगर कोई आएगा तो उसका 3-4 साल बाद इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। इस किस्म के अनाउंसमेंट गवर्नमेंट को बोल्ड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। तो और ये जो एनर्जी में भी ये एफर्ट कर रहे हैं उनको और ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ 2-3 साल में ये सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेट उतर जाएंगे तो वहाँ से भी कॉस्ट में कमी आएगी। कंजप्शन अगर बढ़ी तो भी कॉस्ट में कमी आएगी। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम
कुछ कंपनीज जो गई हैं, और आपने खुद ही कहा कि उसमें कुछ अदर रीजंस भी थे, पाकिस्तान के रीजंस नहीं है, उनकी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट आई भी है। जैसे सबसे लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट जो है रिकॉर्डिंग $8 बिलियन, इसमें जो है $4 बिलियन जो है वो इक्विटी है, जिसमें हाफ इक्विटी जो है बैरेक गोल्ड की है। तो वो $2 बिलियन एक तरफ, और ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ। तो ये कहना फिर दूसरी जगह जो शेल की भी जो है रिप्लेसमेंट सऊदी अरब से जो है वो रिप्लेस हुई है। तो इस भी अभी कियानी साहब उसको जो है वो बता रहे थे। आरामको मैं और दूसरी पॉजिटिव कौन सी? साइड इसकी ये देखता हूँ, वाफी। हाँ, वाफी और आराम को। तो लेकिन दूसरी साइड अगर ये हम इस तरह भी देखें इसको, कि पाकिस्तान में जो है वो आसान है, यानी लोग अगर बाहर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जा भी सक रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ये कंप्लेन भी है कि जो है वो आप चले गए तो फिर निकलना इतना आसान जो है वो नहीं होता। रेमिटेंसेस का इशू था की बात है। अब उसके बाद तो सारा जो है आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने कर दिया है, और अभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और मुश्किल तरीन हालात में भी स्टॉक एक्सचेंज की जो सेल प्रोसीड्स थी सेकेंडरी मार्केट कभी एक दिन के लिए नहीं रुकी, और वो जाती रही है। तो थोड़ी से हमको अपनी भी चीज़ों के बारे में जो पॉजिटिव साइड है या पॉजिटिव जो रियल साइड है वो बात करनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव भी करनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर नेगेटिव है तो उसको भी करनी चाहिए। दोनों चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। मियाँ अबूजर शाद लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। आप फरमाइएगा कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, आपके ख्याल में ये कारोबारी माहौल का इशू है या कुछ उनके अपने बिजनेस प्लान ऐसे हैं कि इस रीजन से एग्जिट कर रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। 36 महकमे हो और हर वक्त FBI का ऑडिट मौजूद हो, हमें चोर ही समझा जाए कि हम हैं ही चोर, तो मुल्क कैसे चलेगा? अब देखें, इसकी वजह से 190 अरब का शॉर्टफॉल आया ये 3 महीने में। अगले 3 महीने में मुझे 300 अरब का आ रहा है, यानी कि 500 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी और 36 महकमे पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो लंदन जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था वो आज सुकड़ के सिर्फ लंदन रह गया है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम नाकाम तरीन सिस्टम है दुनिया का। उस सिस्टम के साथ आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। 36 महकमे, एक इंडस्ट्री और 36 एक शिकार करने के लिए 36 चूहे आपने फेंके हुए हैं। हर चूहा अपनी पैसे लेता है। 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है पाकिस्तान में। अब मुल्क कैसे चलाएंगे? रही बात स्टॉक एक्सचेंज की, सुन ले। स्टॉक एक्सचेंज जब 100 रुपए का डॉलर था 55,000 थी। आज अगर 1,65,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो इक्विवेलेंट हो जाती है डॉलर के अगेंस्ट। ये मार्केट क्यों स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई? वैल्यूएशन ऊपर होगी, आपका रुपया डिवैल्यूएट हुआ है। नया और 78 साल से कोई महकमा, कोई प्रोजेक्ट, PIA, रेलवे, स्टील मिल, पास्को। मियाँ साहब, जो इशू है आपके ख्याल में वो पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा तंग कर रही है या जो हाई टैक्स रेट्स हैं ये ज्यादा तंग कर रहे हैं? असल मसला क्या है? करप्शन ज्यादा इशू है? मलक साहब, दोनों चीजें मिली हुई हैं। एक तरफ 3 अरब रुपया डेली, 3 अरब रुपया डेली रिश्वत और 25 अरब रुपया डेली गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए उठा रही है। कैसे मुल्क चलेगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देगी आपको। 78 साल से इन बाबुओं की तनख्वाहें आप नहीं निकाल सकते। देखें, 25 अरब रुपया रोजाना आपने कहा हुकूमत अपने खर्चे के लिए उठा रही है। जो बैंकों से कर्जा ले रहे हैं उसका आप इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल वो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। देखिए, 200 अरब डॉलर इन दूध के धुले हुआ का जो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हैं, इनका बाहर पड़ा हुआ है। इसको क्यों नहीं लाते बाहर से? सर, ये वैसे एक ऐसी फिगर है जिसको कभी स्टैब्लिश कर ही लेना चाहिए। डार साहब को इस पे काम करना चाहिए। 200 अरब डॉलर का दावा आसान होता है, उसको साबित करना और लाना पाकिस्तान काफी मुश्किल होगा। बड़ा आसान काम है, साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वही ये IPPs वाले जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ, मुल्क को तबाह कर दिया है, जुल्म कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के साथ। गुर्बत 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। सिर्फ आपको बताऊं 10% गुर्बत गुज़श्ता 33 माह में बढ़ी है। और भाईजान, आप सलाब का रोना रो रहे हैं, कहानी तो पीछे बहुत खराब है। ये सलाब के बाद जो साइड इफेक्ट आने हैं,
आपके 30 मल्टीनेशनल कंपनी चली गई, उसके बाद जनाब आपका 25,000 एकड़ रकबा 25 लाख एकड़ रकबा जिसमें पानी का सैलाब आया और तबाह हो गया है, 70-60% आपकी क्रॉप खत्म हो गई है। आप कैसे मुल्क की इकॉनमी ठीक करेंगे? ना नहरें बनने दे रहे हैं, ना छोटे सूबे बनने दे रहे हैं। एक डीसी को मिलना हो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर में तो 48 घंटे और 72 घंटे लग जाते हैं। दे आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। आपके ख्याल में नए सूबे बनने में रुकावट कौन है? ये ब्यूरोक्रेसी। और अगर सूबे बन जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा? मसला क्यों नहीं हल होगा जब आपकी अप्रोच नजदीक हो जाएगी। आपको पता है, देखिए 3 अरब रुपया डेली आप रिश्वत जिस मुल्क में हो वो मुल्क कैसे चल सकता है? मलिक साहब ये बता दें बस। करप्शन के लिए आपको और हुकूमत को मिलकर फिर काम करना चाहिए ताकि ये करप्शन कम हो जाए। कारोबारी बिरादरी साथ बैठे। सारे एडवाइजर 500 बोर्ड है मलिक साहब, 1 मिनट सेट जाए। 500 बोर्ड है, राइट मैन राइट जॉब क्यों नहीं है? 17 अरब की करप्शन मैंने पकड़ के दी है एक्सपो सेंटर में। तो मियां अबूजर शाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्योंकि नाम बहरहाल जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो मैं किसी को ओनरशिप नहीं लेता। मियां अबूजर शाद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हीं का नुक्ता नजर है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सलीम साहब, जब इश्यूज़ ये हमारे सामने हैं और वी अंडरस्टैंड कि अगर आप 50% अपनी आमदन का टैक्सों में दे देंगे विच इज़ 49%, आई थिंक सैलरीड क्लास पे भी 40%। 49 तो इट्स जनरल ना, इट गोज अप टू 55%। 55% में चला जाता है। तो फिर उसमें कोई कंपनी सर्वाइव नहीं करती। सैलरीड वालों से भी अब 40% तक कटता है सुपर टैक्स के बाद। सर्वाइवल का बात नहीं है। देखें, अगर मैं किसी मुल्क में जाऊँ, जैसे मिडल ईस्ट है, वहाँ 0 टैक्स है या 5% टैक्स है, तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि वाई शुड आई कम टू अ कंट्री विच इज़ वेयर आई हैव टू पे 55% टैक्स और 49% टैक्स। तो इशू ये है। और फिर बिजली का कॉस्ट जो है हाईएस्ट है इन द रीजन। तो एनर्जी कॉस्ट तो हर बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारे पाकिस्तान में इस पूरे रीजन में बिजली की कीमत भी सबसे ज़्यादा है और इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो ये बड़ा सीरियस एक क्राइसिस है। इंटरेस्ट रेट तो इट इज़ रेलेवेंट टू बोरोइंग ना। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी नहीं आएगा साथ बोरो करेगा। वो एलिमेंट सेकेंडरी हो जाता है। मगर ये दो जो एलिमेंट हैं, ये तो आपको डायरेक्ट बिजनेस को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करते हैं। तो एनी बिजनेस विच इवेल्यूएट्स कि हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, तो उनके सामने ये 2 बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाहे वो लोकल बिजनेस हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, तो इनको गवर्नमेंट को एट सम स्टेज एड्रेस करना पड़ेगा। फिर मैं एक्सपोर्टर पे आ जाऊँ। एक्सपोर्ट की बात की हुई, एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान। ये है ना सर, गुल अहमद का जो कारोबार बंद हुआ है वो। गुल अहमद तो एक है ना सर। एक्सपोर्टर जो हैं, जो 100% एक्सपोर्ट में, उनको भी हमने टैक्स रिजीम में डाल दिया है, हालांकि दे यूज्ड टू बी 1% फाइनल लाइबिलिटी। तो एक्सपोर्टर भी अब सोचने पे मजबूर है कि यार मैंने एक्सपोर्ट यहाँ से करनी है नहीं करनी है, यहाँ एक्सपैंड करना है नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रा अब बांग्लादेश को आप देख लें, स्पेशल टैरिफ है फॉर एक्सपोर्टर बिजली का। तो ना बिजली पे उनको कोई कंसेशन है, ना टैक्सेशन पे आपने नॉर्मल रिजीम में उनको डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें आर डेट्रीमेंटल टू एनी बिजनेस डिसीजन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कियानी साहब हैं, दे अंडरस्टैंड दीज इश्यूज़। ऐसा नहीं है कि बट जाहिर सी बात है इनको इश्यूज़ हैं, IMF के इनको इश्यूज़ हैं, दूसरे चैलेंजेस के। तो वो बट एवेंचुअली वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। जब इसमें बिलाल साहब आपको कहीं बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, उसके बगैर हम IMF की डिक्टेट्स पे चलते जाएंगे तो आप ग्रोथ तो नहीं आएगी फौरी तौर पे। भूल जाएं 2-3 साल अभी ग्रोथ आपको लेते लेते लग जाएंगे, वो भी अगर आपकी मैक्रो इंडिकेटर्स बाकी रिमेन्स नॉर्मल। तो लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? देखिए नजीम साहब, देखिए इसी माहौल में मैं जस्ट वांट टू से दिस नॉट जस्ट अबाउट IMF डिक्टेट्स। देखिए जो मुआशी सूरत हाल पिछले साल थी, अपने करंट अकाउंट्स बैलेंस को कंसोलिडेट करना, फिस्कल बैलेंस को कंसोलिडेट करना हमारी अपनी भी मुआशी ज़रूरत थी। बट देयर आर लिमिटेशंस टू योर एक्सपोर्ट एज वेल। आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा ही नहीं रही है। नहीं, देखिए मार्जिनल ग्रोथ आई है पिछले साल आपकी 32 अरब पे अब एक्सपोर्ट्स खड़ी हुई हैं। आई थिंक जो मेजर्स जिस तरह अमेरिका के साथ हमारी टैरिफ डील हुई है, इसका फ़ायदा होगा। पॉइंट ग्रांटेड रिगार्डिंग के टैक्सेस आर हाई, एनर्जी कॉस्ट आर हाई, मगर ऑल एल्स बीइंग इक्वल
उस टैरिफ की कमी का भी, जहाँ पे $6 अरब की आपकी एक्सपोर्ट जाती है, उम्मीद करते हैं उसका भी असर आएगा। दूसरी, नदीम साहब, हमने नेशनल टैरिफ पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई जिसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शंस आएंगी। इस साल पहले इसके स्टेप्स ले लिए गए हैं और 5 साल के अंदर हम इंशाल्लाह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इस साल भी बुनियादी जो उसका थ्रस्ट रहा है वो रॉ मटेरियल्स पे और कैपिटल गुड्स पे, मशीनरी पर है, जो कि रॉ मटेरियल्स और मशीनरी वो जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। मगर यकीनन जो बात मैं आई जस्ट वांट टू इंडोर्स, जो देखिए ये भी आपने चेंबर से साथी लिए, आरिफ हबीब साहब इज़ विद अस, ये भी हमें गाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद प्राइवेट सेक्टर से मिलते हैं। मेरी जिम्मेदारी लगी हुई है, मैं हर महीने सारे मुल्क के चेंबर के सदूर के साथ, FBR के साथ मिलके हम बैठते हैं। अभी लाहौर वालों ने कहा कि आप 3 अरब की रोजाना करप्शन करते हैं। देखिए ये भी हमारे साथ बैठते हैं जी। यकीनन सिस्टम में खराबियां हैं, उसको हम सब ने मिलकर प्लग करना है। मगर हम इनके साथ बैठते हैं, जो बिजनेसेस ऑन द ग्राउंड इनको इश्यूज आते हैं। 2 नंबर तो उनके बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं 25 अरब रोज का बारो करते हैं, आपको मसला नहीं है, 3 अरब की रोज की करप्शन करते हैं। खैर अब नंबर्स आई डोंट नो वेरी स्ट्रॉन्ग, मगर मैं आपको बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ कि हम प्राइवेट सेक्टर से इनपुट लेके इनके साथ बैठ के रोज़मर्रा के जो इशूज़ आते हैं, OICCI भी है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फॉरेन बिजनेसेस के लिए ख़ास तौर पे। अभी जो रॉयल्टी, फ्रेंचाइज और ये टेक्निकल फ़ीस की मद में जो रेमिटेंसेज हैं, पहले वो इश्यूज़ थे, वो रिमिट भी हो रही हैं। और इसकी भी हदूद में बेहतरी लाने के लिए, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम हो, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के भी मद्देनज़र रखते हुए, मगर उसमें थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी हमने अभी OICCI के साथ बैठ के एक एक्सरसाइज की और प्राइम मिनिस्टर साहब की एक प्रपोजल बनाया। तो देखिए, चादर देख कर पाँव फैलाते हुए हम बिल्कुल चाहते हैं कि इवेंचुअली हमारा टैक्स नेट इतना वाइड और डीप हो गया हो कि ओवरऑल हम टैक्स रेट में कमी ला सकें। यकीनन IMF प्रोग्राम की अपनी कंसिडरेशंस है और यही बात मांडीवाला साहब कर रहे थे। एनर्जी टैरिफ्स के लिए देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें अभी से बताता हूँ। आपने देखा IPPs के साथ नेगोशिएशन एक चीज़ है, मगर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, पहले 3 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर मुकम्मल कर लें। साथ ही साथ सर्कुलर डेट के रिडक्शन का कौन से नाम भी बता दें? आई थिंक ये IESCO, FESCO और GEPCO जी। तो देखिए इनके ऊपर काम चल रहा है और आगे फेस वाइज सबको करना है। मगर सिर्फ ये नहीं, एक होल सेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ताकि हम बिल्कुल एक एफिशिएंट मार्केट बनाएं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेसेस और जनरेशन कंपनीज B2B आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकें। इवेंचुअली वी वांट टू गेट टू दैट स्टेज, सिस्टम में एफिशिएंसी आए। तो ये, मगर ये सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती और इंशाल्लाह हम बिल्कुल जी हम ये स्टेप्स उठाते रहेंगे ताकि आरिफ साहब जो पाकिस्तान से एक बड़ा पोटेंशियल है वो IT और IT इनेबल सर्विसेज के मद में पाकिस्तान में कंपनीज और बच्चे पढ़े लिखे ऐसी पोटेंशियल मौजूद है जो आपको कुछ एडिशनल फ्यू बिलियन डॉलर्स अर्न करके दे सकता है। बेशतर कंपनियां जिनके मैं नुमाइंदों से मुझे मुलाकात का मौका मिला वो गल्फ़ कंट्रीज़ में देखते हैं कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ से वीज़ा इशूज़ हमारे लिए एक रुकावट बने हुए हैं जिससे ये कंपनियां वहाँ जाके ग्रो नहीं कर सकती। इसी तरीके से बाकी ममालिक के साथ है। तो अगर हमारी वहाँ ये मई की जंग के बाद, मार्का हक के बाद हमारी एक नई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कहना चाहिए, या हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो मिडल ईस्ट में बहुत बढ़ गई है, कबूलियत बढ़ गई है, सऊदी अरब भी गले लगा रहा है, कतर UAE भी लगा रहा है, तो वहाँ शायद एक फोकस्ड एफर्ट करने की ज़रूरत है कि वहाँ वीज़ा रजीम में नरमी आए। हमारी जो कंपनियाँ एक्सपेंड कर सकती हैं, ख़ासतौर पर IT और IT इनेबल सर्विसेज का मैंने जिक्र किया, हो सकता है आपके जहन में और कराची की ऐसी कंपनियाँ हो, टेक्सटाइल सेक्टर में, बाकी शोबों में, जो एक्सपेंड करके GCC के मुख्तलिफ ममालिक में अपने आउटलेट्स खोल सकती हूँ। तो इस शोबे में काम करने की ज़रूरत है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये तो ऐसी चीज़ें, आई थिंक IT के तो जितने भी डिमांड्स हैं और मैटर्स हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं, आई थिंक उनको दे देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। और इसमें ये बड़ा ये जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है और माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं, वो यंग बच्चियां जो है वो इसमें काफ़ी जो है वो महारत हासिल कर रहे हैं। तो इसमें तो आई थिंक इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इंटरनेशनल मॉडल्स हैं और इनके जो भी कुछ इश्यूज हैं छोटे मोटे, थोड़े सी अगर वो कोई ज़्यादा भी डिमांड कर लेते हैं तो वो भी आई थिंक उनकी तरफ तोल देना चाहिए, ताकि यहाँ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी बेहतरी आए, हमारे लोग भी जो है वो खप जाए। सर आप बिलाल साहब इस पे कमेंट करेंगे? ये वीज़ा इशू एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको शायद, जैसे कुवैत से आपको वीज़े नहीं मिल रहे थे, अभी वो थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन इन कंपनीज़ के लिए हम कोशिश करें तो एक बड़ी मार्केट है जिसको हम अभी लूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। देखिए हम चाहते हैं कि आई थिंक वो बातचीत जारी है
कि गल्फ़ के ममालिक के अंदर वीज़ास का थोड़ा इशू हम रिजॉल्व करें। खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के ये लोग तो कहीं गायब नहीं होंगे, ये तो पैसा लगाएंगे भी कमाएंगे भी दो काम। जी नहीं बिल्कुल जी। और आपने देखा डिप्लोमेटिक लेवल पे तो उन्होंने आई थिंक बेहतरी आई है हमारी वीज़ा सिचुएशन में, मगर बिल्कुल हमने अपने बिजनेसमैन स्टूडेंट्स इन सब के लिए भी आसानी करी है। मगर साथ ही साथ ही मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने आपको पहले ना IT के हवाले से अभी मशरिक डिजिटल की मिसाल दी, तो उसमें दो चीज़ें हुई। एक डिजिटल बैंक उन्होंने लॉन्च किया और वो सारे का सारा उसका टेक स्टैक जिसके बुनियाद पे वो ऑपरेशन चलता है वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने डेवलप किया। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की, यहाँ पर बनाई और वो पाकिस्तान में अब चलेगा। नंबर 2, उसने अपना सारा टेक ऑपरेशंस ग्लोबल मिडिल ऑफिस, जिस तरह कॉरपोरेशंस के मिडिल ऑफिस होते हैं, उन्होंने अपने टेक ऑपरेशंस, कंप्लायंस ऑपरेशंस, रिस्क ऑपरेशंस पाकिस्तान मूव कर दिए। और मैंने जब उनसे पूछा, 450 अफराद उन्होंने हायर किए, 45% उनमें से ख़वातीन थी। और मैंने जब उनसे पूछा कि आपका दफ्तर कहाँ पर होगा, तो उन्होंने कहा जी दे आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। ये 450 पाकिस्तानी 19 शहरों से काम करेंगे। तो हमारे पास इसमें भी अपॉर्चुनिटी है IT एक्सपोर्ट्स की कि हम यहाँ पर अपना यकीनन फॉरेन GCC कंट्री को टारगेट करिएगा। ये नहीं बिल्कुल जी। और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर और IT नेबर सर्विसेज में जो एंगेज हैं, ये उनका फीडबैक है। मैं आपको बताना चाहूँगी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, चाहे वो NAVTEC है, चाहे वो हमारी नर्सेज की ट्रेनिंग है, चाहे वो हमारी IT स्किल्स की डेवलपमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग लेबर, ये सारे इनिशिएटिव को खुद ओवरसी करें और इसकी रेगुलरली खुद भी मीटिंग लेते हैं। सऊदी अरब में आप पिछले 3-4 सालों से अपनी वर्क फोर्स लूज कर रहे थे, वो वापस भेज रहे थे। अब पोटेंशियल है कि आप इसको एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारी आपको उसके लिए वीज़ा रिजीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करने में बहुत अपॉर्चुनिटी है। रेमिटेंसेस भी पिछले साल रिकॉर्ड उन्हीं से ही आए थे जी। तो बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। आरिफ साहब, और ऐसे एरियाज जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, आपकी तजवीज़? जी, मैं ये कह रहा था कि इस IT के साथ साथ जो है वो माइनिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अभी आपको तो पता ही है, रिकॉर्डिंग में के साथ साथ जो जितना भी टेरेन है उसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी लीजेस दिए हैं और उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान हो रही है। तो वो आई थिंक बहुत बड़ा और प्रोमिसिंग सेक्टर है। फिर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे जो है वो काम ज़्यादा करने की जो है वो ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। उस लैंड बैंक जो है वो बिल्कुल फाजिल पड़ा हुआ है। उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स जो है वो लेने चाहिए। फिर ये जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों उसको बजट पे लोड किया जाता है। बजट पे लोड करके और आप उसमें बजट डेफिसिट के अंदर वो नंबर जाता है और उस पर ख्वामखा फिर आप लोगों को जो है इनको इश्यूज होते हैं और ये फिर टैक्सेस वैक्सेस ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो आई थिंक वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एफिशिएंसी भी आएगी और उसमें बहुत ज़्यादा एपिटेट। आई थिंक अभी आपको ये तो महसूस हुआ होगा, और स्टॉक एक्सचेंज की ये जो आप बुल रन देख रहे हैं, इसमें जो है वो एक चीज़ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ लोकल लिक्विडिटी जो है उसका बहुत फ्लो है, बहुत पॉजिटिव फ्लो है। लोगों के पास लिक्विडिटी है और वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो ये मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसको अभी बता रहे थे कि आपको सखर कराची जो मोटरवे को जो है करना, तो उसमें 1.1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। वो ये शारा भुट्टो का बाकी हिस्सा 60 बिलियन का है। आई थिंक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें तो इनको जो पैसे भी रेज करना आसान होगा और ये प्रोजेक्ट भी बड़े फास्ट हो जाएंगे। तो ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान जो है, इट्स अ गुड आइडिया। सलीम साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ और आरिफ अभी सही कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हुए हैं सिंध में, फ्रॉम ब्रिजेस, फ्रॉम रोड्स, फ्रॉम बिल्डिंग्स, आप यू नेम इट। और वहाँ हुए उन्होंने 2 तजवीज़ें दी, और मसला जो सबसे बड़ा चैलेंज है, फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स दिस एट ऑल। और ये आज का मसला नहीं है, ये मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ टोटल फेलियर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बाकी चीज़ों में कामयाब है, बाकी चीज़ों में मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका माइंडसेट ही नहीं जाता टूवर्ड्स। आपने ये फेलियर का मैंने कहा, आपने भी वो लाहौर के चैम्बर की तरह इनको फारिग कर दिया। नहीं, मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ऑल गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कंसीव पब्लिक प्राइवेट पार्ट, दे आर अनएबल टू गेट पीपल टू इन्वेस्ट। और सिंध गवर्नमेंट में आप सरप्राइज होंगे किस किस्म के, मतलब हमें सिंध गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं था कि इसमें हम पब्लिक, बट जब वो शुरू हुआ एक काम
तो दे हैव रियली अचीव्ड। अब ये जो इन्होंने ये बात की है, ये जो शराय भुट्टो जो बनाई है, अगर आप देखें तो वो मतलब नोबडी कैन बिलीव, आम आदमी कैन नॉट बिलीव कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी है। जिस पे पुल गिरा था भी ये वही वाली है ना? नहीं, कुछ नहीं गिरा, वो दैट इज ऑल सोशल मीडिया। नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ब्रिज तो एक्चुअली में गिर गया था, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। नहीं, वो एरिया था जो खुला ही नहीं आज तक। मैं तो जो एरिया बात कर रहा हूँ उस रोड की जो खुला था, वो तो जाहिर सी बात है सैलाब आया तो उसमें कुछ भी हो सकता है। बट ये इस एरिया में वी नीड टू वर्क, एंड नॉट ओनली दैट सिंध गवर्नमेंट शुड वर्क, फेडरल गवर्नमेंट शुड वर्क एंड अदर प्रोविंसेस शुड वर्क। बिल्कुल ठीक है। सलीम मांडवी वाला साहब, ज़रक्यानी साहब और आरिफ हबीब साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।